डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन का, उसमें मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा बेटा, और उनके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी बताऊंगा कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चला देखते हैं। सबसे पहले बेटा अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखते हैं जरा घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो घर्षण के प्रकार की अगर बेटा बात करेंगे तो मेनली घर्षण के हमारे वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा बेटा हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? कोफिशिएंट से आता है, मैं भी बताऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम समझ गए हैं कि सर जो बॉडी होगी वो किस पोजीशन में होगी, स्टैटिक होगी, मीन्स फिक्स होगी, चल नहीं रही होगी। मीन्स इस तरीके से हमारी कोई बॉडी रखी है और इधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं और ये चल नहीं पा रही है, मीन्स मूवमेंट क्या है, जीरो। कह सकते हो कि सिर्फ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये बॉडी फिर कैसी होगी, स्थिर होगी, मूव नहीं कर रही होगी। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो हमारा इसका घर्षण गुणांक है, इसके घर्षण गुणांक को हम लोग किससे लिखा करेंगे, म्यूएस से। ठीक। अगर बात ये करेगा कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर इसकी वैल्यू जो होती है इन सभी बलों से हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। तो इसका तीसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यूएल इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू इंटू के। मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी होती है, इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाती है, म्यूएल। इसके बाद वो वैल्यू कम हो जाती है। आप अगर इसको एक प्रॉपर वे में देखना चाहें तो कह सकते हो कि ये होगी म्यूएल और ये होगी म्यूएस। इसको लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल टू लगा देना। अभी मैं यहाँ से बताऊँगा आपको। इधर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बेटा देखो क्या होगा, ये भी होगी मोशन एफ फोर्स से, और ये क्या होगा, मोशन जस्ट होने ही वाली होगी। ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, अभी लिख देंगे कि इसमें जस्ट हमारी जो मोशन है वो होने ही वाली होगी। तो यहाँ लिख देंगे पहले पॉइंट में मोशन जस्ट वांट टू स्टार्ट, गति होने ही वाली होगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सर ये जो हमारा म्यूएल है, ये म्यूएल ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, म्यू के। क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ तीसरे पॉइंट में होता है, जो हमारा म्यूएल है वो म्यूएस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसे? आपने यहाँ फोर्स लगाया, बॉडी को मोशन कराना सोचा लेकिन नहीं गति की, इसका मतलब विरोधी बल लग रहा था। फिर आपने और बढ़ाया तो ये और बढ़ा, नहीं गति हुई। फिर आपने इतना फोर्स लगा दिया कि इसका अपोजिट फोर्स जो कमज़ोर पड़ गया और आपका एक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा पड़ गया, तो बॉडी क्या करती है, गति करने लगती है। तो इसमें बोला जाता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह आएगा। स्थैतिक घर्षण गुणांक के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है। इसकी अगर आप लोग हिंदी पूछें कि सर इसकी हिंदी क्या है, तो इसको हिंदी में बेटा कहा जाता है घर्षण गुणांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, स्थैतिक घर्षण। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, गतिज घर्षण। तो ध्यान रखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सीमांत घर्षण। इसे सेल्फ एडजस्टिंग
अगर बोला जाएगा कि जो हमारा ये वाला फोर्स होता है, ये फोर्स हमारा कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसका आया है कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण, तीनों घर्षण में ऐसा कौन सा घर्षण है जो हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने 5 न्यूटन का लगाया, तुरंत पीछे की तरफ 5 न्यूटन का लगा, फिर आपने 10 न्यूटन का लगाया, पीछे की तरफ 10 न्यूटन का लगा, मतलब बॉडी मोशन नहीं करने दी। फिर जब उसकी एक जो कैपेसिटी थी वो फिनिश हो गई, तभी मोशन करना उसने स्टार्ट किया। और जबकि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा कैसा रहता है, म्यू के इज ऑलवेज कांस्टेंट फोर्स होता है। ध्यान रखना, ये कांस्टेंट फोर्स होता है। और ये जो हमारा है म्यू एस, ये कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये पोजीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। अब देखो बेटा, गतिज घर्षण में वैसे 2 प्रकार के गतिज घर्षण में बल होते हैं। इसमें एक हमारा होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, गतिज घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, और एक में क्या होता है, रोलिंग होती है। हिंदी में कहा जाता है कि ये, पहली बात तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या यहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं सर्पी घर्षण। इसकी बात करेंगे तो इसको अंग्रेजी हिंदी में कहा जाता है लोटेनिक घर्षण। उसको लोटेनिक घर्षण कहा जाता है, इसको सर्पी घर्षण कहा जाता है। ठीक, फ्रिक्शन मैंने नहीं लिखा है, आप चाहे ना तो अपना यहाँ इस तरीके से बेटा लिख लेना। ठीक, अगर बात आएगी कि सर्पी घर्षण क्या है, तो कहेंगे सर सर्पी घर्षण में बॉडी जो होंगी एक दूसरे की सरफेस पर क्या करेंगी, फिसलेंगी। सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है बेटा, फिसलना। जैसे हमारा सर फिसलता है, वैसे ही सर्पी घर्षण का मतलब होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी की सरफेस पर फिसलेगी। इधर अगर बोलेगा रोलिंग में, तो रोलिंग में बेटा क्या होगा, जैसे साइकिल हमारी रोड पर चलती है तो उसमें कौन सा घर्षण होता है, लोटेनिक घर्षण, क्योंकि उसमें व्हील लगे हैं, और व्हील अगर जब कभी चलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, रोटेट होते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा, म्यू स्लाइड जो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है म्यू काइनेटिक के। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान रोलिंग फ्रिक्शन से सदैव अधिक होता है। ये अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते ना, जब कोई वेटेड बॉडी हमको खींचना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसमें यार पहिए लगा लो, ये आराम से खिंच जाएगी। इसका मतलब जो विरोधी बल वो कैसा पड़ गया होगा, कमजोर, तो हम आसानी से खींच लेते हैं। तो जब कभी सर्पी घर्षण का क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो हमारा यहाँ क्या होता है, सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण तो सेल्फ एडजस्टिंग ही होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरीके से मोशन कर रही होगी। तो एग्जाम में अगर आएगा कि हमारा सीमांत घर्षण क्या है, तो कहेंगे सर सीमांत घर्षण वो घर्षण होता है इसमें बॉडी मोशन करने वाली होती है, ना तो मोशन कर चुकी होती है और ना ही स्थिर होती है। ठीक, बोलते हैं जो अंतिम पोजीशन, बॉडी की गति की जो अंतिम पोजीशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जरा बेटा इसमें देखते हैं और हमारे इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है और इसको कांस्टेंट फोर्स कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फोर्स। अब देखो इसमें हम देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं इंक्लाइंड प्लेन के। तो इंक्लाइंड प्लेन में बेटा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखते हैं भाई एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। एंगल ऑफ रिपोज की अगर बात की जाएगी तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से कोई झुका हुआ तल होगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा, और इंक्लाइंड प्लेन पे एक कोई बॉडी रखी होगी, और ये मान लीजिए बॉडी यहाँ से, ये देखो फ्रिक्शनल वाली बॉडी है ये, यहाँ पे कोई एंगल दिया जाएगा आपको थीटा,
और ये बोला जाएगा ये बॉडी m kg की है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, तो आप बताइए इसमें एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो देखो ज़रा, हमें पता है कि सर रिएक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो रिएक्शन फोर्स होता है वो सतह के सदैव लंबवत वर्क करता है। ये बहुत आप माइंडली प्रिपेयर रहिए हर जगह। ये जिस सरफेस पे बॉडी रखी होगी रिएक्शन फोर्स उसके जस्ट परपेंडिकुलर वर्क करेगा। तो रिएक्शन फोर्स हम लोग लिख देंगे R, और इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो, अगर ये बॉडी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक अगर नीचे की ओर गिरना शुरू कर दे, तो ये जो एंगल है इस एंगल को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। इसको हिंदी में कहा जाता है विराम कोण। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, तो कहेंगे द मिनिमम एंगल एट विच बॉडी मूव ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो, इसके कंपोनेंट अगर आप तोड़ना सीख गए तो सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। देखो जरा भाई, ये m kg की बॉडी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें पता है कि सर इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से mg कहाँ वर्क करेगा, नीचे। अब देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या होगा 90 डिग्री, ये वाला 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। फिर देख लो, जिसको कन्फ्यूजन हो, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये वाला जो एंगल है वो बोल दिया जाता है कि ये वाला एंगल के बराबर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो सीधा सीधा चला गया, तो ये वाला एंगल क्या बचा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला कितना होगा, थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90। अब देखो, अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये mg है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा। इधर की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ एंगल है नहीं, जब इसके साथ एंगल है नहीं तो क्या होगा साइन, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। अब देखो, हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब बॉडी खसक के कहाँ आ जाए, नीचे। तो मान लीजिए सीमांत घर्षण की अगर पोजीशन हो गई तो बॉडी नीचे की तरफ अगर गति करेगी तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले r बराबर निकाल लो, सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, तो ये r बराबर आपका क्या हो जाएगा mg cos थीटा। अगर आप सिग्मा हॉरिजेंटल इक्वल टू 0 कर दें, हॉरिजेंटल मीन्स ये मोशन, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है इस तरीके से। तो इधर हम देखेंगे सर इधर की तरफ हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, और उधर की तरफ हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू आर। क्योंकि बॉडी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अपने वेट के कारण नीचे आ रही है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आर की यदि वैल्यू हम पुट कर दें इस इक्वेशन से, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और इंटू आर की जगह आप लोग क्या कहोगे कि सर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा mg cos थीटा। हमको पता है सर mg से mg कट जाएगा। अब देखो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से आया है, ठीक। और हमको पता है कि सर जो घर्षण कोण होता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था, घर्षण कोण होता था, उसको कोई दूसरा नाम दे दो, अल्फा या कुछ भी दे दो, तो वहाँ हम लोग क्या कहते थे कि सर वहाँ जो हमारा म्यू होता था वहाँ उसको हम लोग क्या लिखते थे, tan अल्फा। ये म्यू एफ लिख दो, चूँकि फ्रिक्शन फोर्स वाला है। ये वाला लिखना चाहो तो आप एंगल ऑफ रिपोज के करो म्यू आर लिख दो यहाँ से, ये आपका म्यू आर हो जाएगा। तो यदि दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, दोनों इक्वेशन को यदि कंपेयर कर लें तो इसका मतलब ये हुआ सर म्यू की इसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, एक ही रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपने रखा है ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा। तो यहाँ tan अल्फ़ा जरा रख के देख लो, तो आप बोलोगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan थीटा के। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब आप बोलोगे सर ये कोण कौन कौन से हैं, तो ये वाला कोण हमारा कौन सा कोण है, घर्षण कोण। और ये वाला कौन सा कोण है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ जो रिपोज होता है वो फ्रिक्शनल एंगल के यदि इक्वल हो जाए, या ये कह दो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो हॉरिजेंटल से इंक्लिनेशन है या झुकाव है, यदि इस थीटा का मान घर्षण कोण के बराबर हो जाए, कह सकते हो
इस तरीके से झुकाव कोण का मान यदि घर्षण कोण के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। फिर एक बार समझ लो, यदि झुके हुए नस समतल का कोण इतना कर दिया जाए, क्योंकि आपका मान लीजिए पहले ये इस तरीके से रखा था, इसके ऊपर कोई ब्लॉक था या नहीं मूव कर रहा है, आपने थोड़ा सा उठाया और उठाया तो इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे खसकने लगा, तो नीचे खसकने जैसे ही लगे उसी समय इस एंगल का जो भी मान होगा वो घर्षण कोण के बराबर होगा और इस एंगल को बोला जाएगा विराम कोण। बोला जाता है मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। झुके हुए समतल का वह न्यूनतम कोण जिस पर बॉडी अपनी सेल्फ वेट के कारण नीचे की ओर खसकना शुरू कर दे, उसी कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज का मान घर्षण कोण के सदैव बराबर होता है। अब देखो बेटा, जरा देखो, इसमें एक्सेलरेशन का एक क्वेश्चन और आता है। इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रख देता है और नीचे और ऊपर की तरफ वो कोण पूछता है। ठीक, देखो जरा, देखो भाई, इसमें क्वेश्चन एक्सेलरेशन का एक और आता है। आपको बोल देगा, इसका अगर आपको कहो सर क्या पढ़ा रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हो, टॉपिक का अगर नाम लिखना है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नस समतल पर गति। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन या कह सकते हो नस समतल पर गति। अब इसमें मैं दो तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक में गति होगी अपवर्ड, मीन्स ऊपर की तरफ मोशन होगी, और एक में जो मोशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सर ये मोशन जो हमारी हो जाएगी ये कैसी होगी, डाउनवर्ड मोशन। अब दोनों के लिए हमें एक्सीलरेशन का मान एग्जाम में पूछा जाता है, वही यहाँ पे हमको बताना है। देखो जरा भाई, जब अपवर्ड गति होगी मीन्स इंक्लाइंड प्लेन पे झुके हुए नस समतल पर ऊपर की ओर गति होगी। इधर आपका कोई एंगल मान लीजिए थीटा या अल्फा कुछ भी दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ये बॉडी यहाँ रखी है, ठीक, m kg की हमारी, मान लीजिए ये हमारी, बोल दिया जाएगा कि ये हमारी m kg की बॉडी है और ऊपर की तरफ एक फोर्स F लगा के इसको पुल किया जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि सर mg कहाँ वर्क करता है, हमेशा डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। कैसे होगा मैं ये आपको बता चुका हूँ। इधर की बात आएगी तो इसको कह देंगे सर कंपोनेंट तोड़ोगे, ये थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट तो कह देंगे सर ये हमारा इसके साथ एंगल है नहीं, तो ये हमारा जिसके साथ एंगल नहीं होता किसमें होता है, साइन में। अब देखो मोशन कहाँ हो रही है, अपवर्ड, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स सदैव मोशन के कैसा है, अपोज वर्क करता है। तो म्यू आर हमारा लगेगा नीचे की ओर। अगर हम वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर लें फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर लें तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी नए बच्चे हैं, फिजिक्स में तीन ही इक्वेशन बनती हैं, या तो सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, या सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, या फिर उसका मूवमेंट इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस किया जाता है, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किया जाता है, या फिर मूव कराया जाता है। तो मूव के लिए क्या होगा, मूवमेंट। अब इसमें हमारा मूवमेंट कोई है नहीं, तो इसका मतलब हम केवल ऊपर और नीचे और बाएं दाएं हमको देखना है। तो देखो, जब सिग्मा v इक्वल टू आप 0 करोगे तो सीधे से बता दोगे कि सर r का मान आपका हो जाएगा mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस कर लो, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन a निकालना है। तो देखो भाई, मोशन अपवर्ड हो रही है तो हैवी कौन होगा, f। तो लिख दो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई, म्यू इंटू r प्लस ये क्या हो जाएगा mg और इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। f का मतलब क्या होता है, ma। म्यू यहाँ लिखा रहने दो, r का मान रख दो, r क्या होता है mg cos थीटा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। अगर यहाँ से हम m सारे से कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो a बराबर अब आपका निकल आएगा म्यू, g को आप चाहो तो कॉमन ले लो
तो ये आपका हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस आपका ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और बाहर क्या आ जाएगा जी। ये एक्सीलरेशन होगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा कि जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की ओर मोशन करती है तो उसमें कितना एक्सीलरेशन वर्क करता है। यहाँ कहीं प्लस देगा, फिर माइनस देगा, या इसको किसी एक पार्ट को हटाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे पेपर 1-2 अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देखे होंगे तो जैसे ही हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी का निकलता है या फिर एंगल ऑफ रिपोर्च का आता है। दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आता है। ये नहीं पूछेगा तो फिर डाउनवर्ड का पूछेगा। डाउनवर्ड में देखो क्या होता है, फोर्स की अगर आप बैलेंसिंग सीख गए तो समझ लो कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। यहाँ पर रख देना इस तरीके से, फिर वही एंगल मान लीजिए थीटा है। अब की बार मोशन कैसी होगी डाउनवर्ड, इसका मतलब फिर वही चीज़ ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया mg। इधर की तरफ बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट फिर वही कहानी हो गई, इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। मोशन अब की बार बेटा ध्यान देखना डाउनवर्ड हो रही है, गति अगर नीचे हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कैसे लगेगा पीछे की ओर। अब जरा इसमें ये देखते हैं कि सर फ्रिक्शन फोर्स अगर पीछे की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा आगे की तरफ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे देखो भाई mg यहाँ पे क्या लिख देंगे sin थीटा, उधर हमारा क्या है म्यू आर, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस का म्यू आर कर दो और इज इक्वल टू किसके होना चाहिए ma के बराबर, क्योंकि मोशन कैसी हो रही है डाउनवर्ड। इसका मतलब जो हमारा ma है वो कैसा काम करेगा, सॉरी ma आपका कैसा काम करेगा म्यू आर की तरफ, मतलब इधर ही तरफ इनर्शिया फोर्स। ठीक, तो यहाँ देखो आप कैसे बैलेंस करोगे, हमको यहाँ पे a चाहिए यहाँ से आप r की वैल्यू रख दो बेटा, r इज इक्वल टू देखो अभी निकालते चले जाओ क्या हो जाएगा mg cos थीटा, यहाँ निकाला है वही यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू किसके ma के, m कैंसिल कर दो। हमें केवल a चाहिए कि बॉडी में कितना एक्सीलरेशन होगा, तो हम a इज इक्वल टू g को कॉमन ले लेना। इधर देखो क्या बचेगा केवल साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा कॉस थीटा। जो बच्चे रटने वाले हैं वो रट लेते हैं, कहते हैं बॉडी जब नीचे मूव करेगी तो माइनस म्यू कॉस थीटा होगा, जब बॉडी ऊपर मूव करेगी तो प्लस म्यू कॉस थीटा होगा, और कोई अंतर नहीं होता है। भाई इसको ये भी तो लिख सकते थे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ एक्सीलरेशन ज़्यादा कब होगा, जब बॉडी कैसी मूव कर रही होगी अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर जब होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। व्हेन बॉडी मूव डाउनवर्ड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम। तो मिनिमम होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा मिनिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगी वेलोसिटी तो इसका ए भी कैसा होगा मैक्सिमम होगा। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड में बेटा क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इसका एक आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देखते हैं उस न्यूमेरिकल पे क्या आता है। एक क्वेश्चन बेटा एनडीए का क्वेश्चन ये है, उसमें दिया था जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर कांस्टेंट रिटार्डेशन से जा रही हो और कांस्टेंट रिटार्डेशन की वैल्यू ए उसने दे दी है, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन ए से जा रही हो, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है जी, और इधर इन्होंने लिखा है साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। दूसरे ऑप्शन में लिखा है जी म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तीसरे ऑप्शन में लिखा है म्यू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और चौथे ऑप्शन में लिखा है यहाँ से नन ऑफ दीज, इनमें से को नहीं।
NOT लिखा है, नन ऑफ दीज लिखा है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान ये देना कि बॉडी नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। हम समझ गए कि सर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव मैक्सिमम। लेकिन किससे जा रही है, रिटार्डेशन से। और रिटार्डेशन से जब कभी बॉडी जाती है तो हम फिर क्या लगेंगे, इस माइनस की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब इधर की ओर बॉडी जा रही है। हम समझ गए कि सर वही सारी कहानी है, mg sin थीटा नीचे लगेगा, एंगल इधर रहेगा। इसकी बात करेंगे तो mg cos थीटा हमारा इधर हो जाएगा, ये वाला हमारा रिएक्शन हो जाएगा। जा रही है ऊपर तो हम समझ गए कि सर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। बस F को ध्यान रखना, F को आपको क्या लिखना पड़ेगा, -ma, चूँकि रिटार्डेशन से जा रही है ना कि एक्सीलरेशन से। तो सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ जा रही है, म्यू आर आप कहाँ लगा देना, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है mg sin थीटा प्लस का क्या लिख लेना, म्यू आर, और इक्वल टू माइनस के ma के लिख देना। तो माइनस ma जब लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो जरा भाई, mg sin थीटा और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू आर का मतलब क्या हो गया, mg cos थीटा। यहाँ से इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का ma, और यहाँ से क्या होगा, a से m बेटा कैंसिल कर देना। a इज इक्वल टू, ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो। माइनस को मल्टीप्लाई करा दोगे तो कह दोगे सर a जो हो जाए ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स आएगा, g कॉमन ले लेना और क्या यहाँ से लिख देना, जरा देखो भाई, साइन थीटा लिख देना। और ये आपका जैसा लिखा रहेगा म्यू इंटू कॉस थीटा। और ऐसा यहाँ इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी, क्योंकि यहाँ पे माइनस जी लगा है और माइनस यहाँ जी बाहर कहीं नहीं लगा है। ये है तो प्लस का, लेकिन यहाँ म्यू कॉमन है, यहाँ से आंसर बनेगा नहीं। तो ये आपका आंसर इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन हम जब कभी करें तो बस ध्यान ये देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी पूछता, ध्यान देना, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पूछता तो तुरंत हम a इक्वल टू क्या कर देते, 0, क्योंकि जब वेलोसिटी का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो हमारा a हो गया 0। तो उसमें हम लोग a 0 करके सॉल्व कर देंगे सीधे सीधे, a निकलेगा ही नहीं, उसमें क्या हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको देखो क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज का कभी कभी पूछा जाता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन है और बोला है कि ये 5 kg की बॉडी रखी है और ये आपका 30 अंश पे रखा है। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये कह रहा है, क्वेश्चन में मान लीजिए इधर कुछ नहीं दिया, 5 kg दिया है, 30 अंश दिया है, और बोल रहा बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली है, मतलब फिसलने ही वाली है, और कह रहा इस सतह पे घर्षण कोण का मान बताओ। पहले में आपको दिया है कि इसका आंसर होगा 30 अंश, बी में दिया है 45 अंश, सी में दिया है 60 अंश और डी में दिया है 90 अंश। कह रहा है कोई बॉडी एक झुके हुए समतल पर रखी है जो 30 अंश से क्षैतिज से झुका हुआ है। अब कह रहा है कि यदि बॉडी जस्ट गति करने ही वाली है तो इसमें विराम कोण का मान बताओ। हम समझ गए सर, विराम कोण ही तो कहते थे आप, थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा कितना है 30, तो आंसर क्या होना चाहिए 30। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता तो इसी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लगा देते, म्यू इक्वल टू क्या हो जाता tan थीटा, और थीटा कितना है 30 अंश, तो इसमें से सिंपल सा लगा सकते थे कि सर यही तो 30 अंश है, इसका मतलब 1/√3, यही हमारा म्यू का मान हो जाएगा 1/√3। अगर इसमें पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।